स्टोरेज तक हम लोग देखे थे, है ना। मास स्टोरेज में क्या था कि बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइस को रखा गया, अगर छोटा भी है तो उस चीज को बड़ा करके, है ना, यानी कि आपस में कंबाइन करके और उसको बड़ा करके तब हम रखते थे, जिस डिवाइस को मास स्टोरेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नीचे में यूएसबी थंब ड्राइव, यूएसबी भी कह सकते हैं और थंब ड्राइव भी कह सकते हैं। थंब का मतलब अंगूठा होता है ना, यूएसबी ड्राइव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिएगा पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव को यूएसबी के नाम से जानते हैं। उसे यूएसबी क्यों बोला जाता है, तो उस ड्राइव में हम बताए थे पहले, ये जो से बाहर का जो पिन लगा होता है जिसमें हम लोग पुश करते हैं ना, यानी कि उसके जगह जहां पर बना हुआ वहां पर लगाने के लिए यूज करते हैं। और ये यहाँ पर पेन ड्राइव का शेप, इस पोर्ट को यूएसबी होने के कारण उस पूरे डिवाइस को हम लोग यूएसबी डिवाइस या फिर थंब डिवाइस के नाम से जानते हैं। बता सकते हैं कि यूएसबी डिवाइस का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूएसबी डिवाइस का यूज करते हैं। और ये किस तरीके का डिवाइस है, यानी कि डाटा को इसमें परमानेंट के लिए रखा जाता है या फिर प्रेजेंट के लिए रखा जाता है। रीराइट है या नहीं, रीराइट है, हाँ, यानी कि इसमें आप यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम होता है। इस डिवाइस को हम लोग रीराइट डिवाइस के नाम से बता सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कि रीराइट करने का मतलब कि आप डाटा को फिर से इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कहता है क्या, एक दो लाइन देख लेते हैं इसका। कहता है यूएसबी थंब ड्राइव, कहता है कि यूएसबी को हम लोग थंब ड्राइव भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब जान रहे हैं, यानी कि एक ही साथ कई चीज को इकट्ठा करना, है ना, वो इंटीग्रेटेड कहलाता है। हिंदी में आप एकीकृत कह सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे भाग को एक जगह मिलाना। तो कहता है इंटीग्रेटेड विद अ यूएसबी, जिसका नाम नीचे में लिखा है पूरा, बता रहे थे, जो 2.0 इंटरफेस, कहता है कि इसमें छोटे छोटे फ्लैश मेमोरी को, यानी कि जैसे कंप्यूटर का रैम हम लोग देख रहे थे, है ना, कल, वहां पर क्या रहता है, छोटे छोटे चिप्स को बैठाया हुआ रहता है। उसी तरीके से इसके ऊपर में भी छोटा छोटा चिप्स बैठा रहता है। उस कैपेसिटी के अनुसार आपको मार्केट में रेट और उसका क्वालिटी, है ना, दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, उसका साइज और उसका क्वालिटी, इसके ऊपर आपका रेट चला जाता है। अगर आप ज्यादा स्पेस का लेते हैं तो उसका रेट ज्यादा होता है, कम स्पेस का लेते हैं तब कम होता है। साथ ही साथ उस पर उसके ऊपर क्वालिटी भी निर्भर करता है कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हैं, है ना। एचपी का है, उसके बाद एक रेड कलर का दिखेगा, वो सबसे कम दाम का आता है, रेड कलर का रहेगा, वो शायद कौन सा इंटेल या क्या लिखा रहता है उस पर। तो आप जैसा लीजिए उस हिसाब से उसका रेट है। फिर कहता है यूएसबी थंब डिवाइस ड्राइव्स आर टाइपिकली रिमूवेबल एंड रीराइटेबल, जिसका अभी बात हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे कि रीराइटेबल है ना, आप उस पर रीराइट कर सकते हैं। और रिमूवेबल बोलता है, रिमूवेबल का मतलब हटाना और लगाना, वो तो आप समझ रहे हैं। लेकिन रिमूवेबल का मतलब ये भी होता है कि आप जैसे आराम से किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं ना, कुछ ऐसा पार्ट्स है कि जिसे ले जाने में परेशानी होती है ना। जैसे आप कंप्यूटर में बात करें, आपके सामने दो तरीके का, एक है लैपटॉप, है ना, और दूसरा डेस्कटॉप। अब इसमें बताइए कि कौन सा रिमूवेबल डिवाइस है, लैपटॉप, है ना। क्या होता है कि इसे आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन इसे भी ले जाया जा सकता है, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि आप इसे ले जाने के लिए सिंगल पर्सन
सिंगल पर्सन इसको आप नहीं ले जा सकते, इसके लिए 2 आदमी चाहिए, है ना। अगर एक ले जाते हैं तो दाहिना बायां पूरा परेशानी झेलना पड़ेगा, टांगना पड़ेगा आपको बोरी या फिर थैली में, क्योंकि इसका पार्ट सब अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो रिमूवेबल का मतलब आप कर सकते हैं कि जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सके, जिसे हम पोर्टेबल के नाम से भी जानते हैं। फिर कहता है नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बोलता है दिस ड्राइव आर मच स्मॉलर देन अ फ्लॉपी डिस्क। कहता है ये फ्लॉपी डिस्क से काफी छोटा होता है, एंड मोस्ट वेट लेस देन 30 ग्राम। कहता है साथ ही साथ इसका वजन जो होता है वो भी उससे कम होता है। जो यहाँ पर आपको लिखा है 30 ग्राम, या फिर यहाँ पर लिखा है 1 OZ। OZ को हम लोग बोलते हैं, जैसे इंजन में हॉर्स होता है ना, 3 हॉर्स का 4 हॉर्स का, वैसे ही इसमें हॉर्स बोलते हैं, यानी कि उसके वेट के अनुसार उसमें हॉर्स को दर्शाता है कि इसका वेट क्या है। आप इसे ग्राम में बोल सकते हैं या फिर OZ में बता सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक डिस्क पार्टीशंस। देखिए मैग्नेटिक डिस्क पार्टीशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल में आप कंप्यूटर में देखे होंगे, जब किसी डाटा को सेव करते हैं तो सेव करने के दौरान वहां पर आपके कंप्यूटर यानी कि डिवाइस को क्या किया जाता है, तो पार्टीशन यानी कि अलग अलग भाग में बांटा हुआ रहता है। आप सेव करते हैं उस समय आपसे पूछता है कि इस डाटा को किस जगह पर सेव करना है, और कभी कभी आप नहीं देख पाते हैं उस डाटा को, डायरेक्टली सेव कर देते हैं, तो वैसे हाल में वो डाटा मिलता नहीं है, आप ढूंढते रह जाते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो वैसे हाल में आपको देख करके स्टोर करना चाहिए कि किस जगह पर उस डाटा को स्टोर किया जाए, उसका एड्रेस आपको याद रहना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर कहता है पार्टीशन का नाम आता है, जैसे हार्ड डिस्क कंप्यूटर में है ना, जब कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उस चीज को पार्टीशन करता है, यानी कि कुछ ऐसा जगह कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल के अंदर है जो पर्सनली मोबाइल और कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है। वैसे हाल में आप अगर तेजी करते हैं कंप्यूटर के बनाए गए स्पेस में आप अपने डाटा को रखते हैं, तब आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। इसलिए कि जब आपका मोबाइल और कंप्यूटर खराब होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, वैसे हाल में तुरंत आप ले जाते हैं किसके पास, दुकानदार के पास, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे पूछा तो सही है, नहीं तो क्या करता है, उस ड्राइव जो पर्सनली सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर के लिए ड्राइव बनाया गया, उस ड्राइव को डिलीट कर देता है। वैसे हाल में आपका रखा गया डाटा लॉस होता है। देखिए इसमें क्या क्या लिखता है, कहता है a partition is a structural division of a physical disk drive। कहता है कि जो फिजिकली डिस्क ड्राइव होता है, जिस चीज का आप यूज करते हैं फिजिकल तौर पर, उसको कई भाग में पार्टीशन किया हुआ रहता है स्ट्रक्चरल रूप से, यानी कि उसमें लिखा रहेगा CDE, है ना, डिस्क ड्राइव को लिखा हुआ रहेगा वहां पर। अब जो है वो निर्भर करता है पार्टीशन करने वाले के ऊपर और उसके यूजर के ऊपर कि आप उसे कितना पार्ट में बंटवाना चाहते हैं, है ना। अब जैसे वहां पर 100 GB का जगह है उस हार्ड डिस्क में, आपको लगता है कि हम 10 तरह का काम करते हैं, तो उस डिवाइस को आप अलग अलग 10 ड्राइव में बंटवा दीजिए, ठीक है। लेकिन अधिकतर आपको कंप्यूटर में 2 से 3 ड्राइव मिलेगा, ठीक है, जिसमें खास तरीके से बताए थे आपको कौन सा ड्राइव जो कंप्यूटर में हर हाल में रहता है, C, ठीक है। कोई ड्राइव रहे या ना रहे, लेकिन C आपको दिखेगा। अगर आप यूजर या फिर जो इंजीनियर है उसका जो फॉर्मेटिंग कर रहा है उसको आप नहीं भी बोलिएगा तो वो C ड्राइव बना देता है। इसलिए कि परमानेंटली इसमें डाटा जो स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर के पर्सनल यूज के लिए स्टोर किया जाता है, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब सॉफ्टवेयर में हम बताए आपको 2 तरीके का, एक एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम। तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी रखते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रखते हैं C ड्राइव में। जब हम लोग सेव करते हैं किसी भी डाटा को, जिसे इंस्टॉल बोला जाता है ना, जिसे इंस्टॉल के नाम से जानते हैं, तो वो डायरेक्टली किस ड्राइव में जाता है, C
ड्राइव में जाता है। इसीलिए कंप्यूटर बिल्कुल एकदम नया न्यू कंप्यूटर आप खरीदिए, लेकिन जैसे ही लेकर के आइएगा देखिएगा कि यहाँ पर 3 ड्राइव दिख रहा है, आपका C ड्राइव पहले से फुल दिखेगा, है ना, जरा बड़ा खाली रहता है, इसलिए कि आपको हो सकता है आगे और भी किसी सॉफ्टवेयर का जरूरी पड़े, है ना, जैसे फोटोशॉप का यूज करना हो। सभी लोग का तो फोटोशॉप यूज के लायक होता नहीं है, जिसका जो काम है उसी हिसाब से अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में एप्स को रखता है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर को रखता है ना। आप एप्स बोले या फिर सॉफ्टवेयर बोले, बात दोनों सेम है, ठीक है। क्या होता है एप्स में कि उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके और रख दिया जाता है, जिसे आप एप्स के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में उसे ही अलग अलग हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब ये जो बाकी बचता है वो आपके यूज के लिए, सी और ये डी और ई आप यूज कीजिएगा उसको, यानी कि एवरीडे आप जो लोड कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, है ना, सॉन्ग हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, फाइल हो, पिक्चर हो, वो सब का सब इसमें रखा जाता है। इमरजेंसी बस अगर आपके पास ये ड्राइव दोनों फुल हो गया, है ना, दोनों ड्राइव फुल हो गया, वैसे हाल में प्रेजेंट के लिए इसमें आप डाटा रख सकते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए, लेकिन ये रिचेबल ड्राइव होता है, आपको पहले बताएं। अब देखिए इसी में एक बात और है, आपसे क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो दिखता है, जिस भी चीज को हम सेव कर दिए, है ना, सेव करके और स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, जो स्क्रीन में छोटे छोटे आइकन दिखता है, जैसे वर्ड का फाइल सेव करेंगे तो इस तरीके से W दिखेगा, रहता है। पेंटिंग का अगर फाइल आप सेव करेंगे तो यहाँ पर पेंटिंग का पिक्चर आ जाता है, आपका जो भी पिक्चर को आप बनाते हैं। तो सभी फाइल को पहचानने का अलग अलग इंडिकेशन पॉइंट है। अगर आप एक्सेल का सेव कीजिएगा तो इस तरीके से ई बना हुआ उसके फाइल में आइकन में दिखने लगेगा। तो ये बताइए कि ये सभी प्रकार के अगर आइकन आपके डेस्कटॉप के ऊपर में दिख रहा हो तो उसे किस ड्राइव के अंदर में रखा गया है? सी ड्राइव। कौन सा? सी ड्राइव। सही बात है। हम बोले थे आपको पहले कि थोड़ा सा सेंस लगाइए कि कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज हो वो हमेशा रैम के ऊपर रहता है ना, यानी कि वो रैम के ऊपर रहता है। जैसे ही आप सिस्टम ऑन किए, सिस्टम ऑन करने के बाद आपको एट ए टाइम यहाँ पर दिख जाता है, यानी कि वो कंप्लीटली तौर पर रैम के ऊपर दिख रहा है। उसे आप खोलिए तब भी और नहीं खोलिए तब भी, सारा का सारा लोड उसी के ऊपर है। और ये जो आपका स्क्रीन जुड़ा होता है वो सी ड्राइव से, सही बताया उसने, ठीक है, स्क्रीन सी ड्राइव से जुड़ा होता है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि अगर आप फाइल को सेव कर रहे हैं तो प्रेजेंट के लिए उसे स्क्रीन के ऊपर रखिए, लेकिन जब ज्यादा फाइल हो जाए, ढेर सा आइकन हो जाए तो उसे आप उठा करके और डी ड्राइव या ई ड्राइव में एक फोल्डर बनाइए, है ना, एक फोल्डर क्रिएट कीजिए और उस फोल्डर के अंदर जितना भी आपका फाइल हो उस फाइल को रख दीजिए। इसके ऊपर लोड दीजिएगा, आपका सिस्टम स्लो होगा, ठीक है, आपका सिस्टम स्लो होगा। जब पूरा का पूरा फुल हो जाएगा तो वैसे हाल में आपका सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। जैसे एग्जांपल में उधर से ऑल्ट सिस्टम है, कोई भी काम करो बहुत स्लोली करता है ना, बहुत धीमे गति से करता है, इसलिए वो आज से नहीं, उसको 2017 से उस पर काम ले रहे हैं और काम ले रहे हैं तो सारा लोड यहाँ का, यानी कि उधर स्कूल से और इधर सेंटर से जो भी होता है फॉर्मेट सब उसी के ऊपर में तैयार करते हैं। दूसरे के ऊपर में क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो कारण होगा। कभी भी हम फाइल बनाते हैं ऑफिशियल फाइल तो उसी पर बैठते हैं, कारण क्या है? देखिए, फाइल बनाने का मतलब है और कॉमन तरीके से सिस्टम को यूज करने का मतलब है कि पर्सनली तौर से आप कंप्यूटर को किसी न किसी प्रिंटर से जोड़ करके रखें, है ना। फाइल बनाने का मतलब है कि आप उस चीज को कॉपी भी कीजिएगा, प्रिंट भी निकालिएगा। तो प्रिंटर दो तरीके से कनेक्टेड होता है, एक तो वायर के थ्रू जितना सिस्टम है सभी को कनेक्ट किया जाएगा एक प्रिंटर से, ठीक है।
दूसरा है कि सिंगल प्रिंटर और सिंगल कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो सिस्टम लगा है वो सिंगल कंप्यूटर, सब अपने आप पर डिपेंड है। कहीं कहीं आप जाइएगा कैफे वगैरह में तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर सबका अलग अलग रहेगा, है ना, ये चीज अलग अलग दिखेगा आपको, लेकिन सीपीयू उसमें देखिएगा उस रूम में तो वहां पर सिंगल मिलेगा। शायद आप टेस्ट किए होंगे इससे या नहीं किए होंगे, लेकिन आगे कभी जाइएगा तो देखिएगा, जहां जिसे हम लोग नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। नेटवर्किंग पढ़ना हम लोग को नेक्स्ट ग्रुप में, तो जिसे हम लोग नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं, यानी कि इस सीपीयू को वायर के थ्रू सभी में कनेक्शन पहुंचाया हुआ रहता है। किसमें? मॉनिटर में, और सभी को हैंडल यहीं से किया जाता है। वैसे हाल में इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, यानी कि सभी मॉनिटर को झेलना है। सभी मॉनिटर को झेलने का मतलब है कि जो भी वर्क कर रहा है 20 मॉनिटर के ऊपर में, सबका लोड किसके ऊपर? सीपीयू के ऊपर रहेगा। उसमें होता क्या है कि सिस्टम नंबर डला हुआ रहता है ना, यहां से सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 इस तरीके से रहेगा, और जो मेन सिस्टम रहेगा उसी पर सबका नंबर आ जाता है। यहीं से आप हैंडल कीजिएगा और दूसरे सिस्टम पर जो भी करना चाहते हैं सब यहीं से बैठे बैठे होगा। जैसे इससे पहले 2017-16 में पढ़ा रहे थे होली फैमिली सरघाटी में, है ना, होली फैमिली में पढ़ा रहे, तो वहां पर क्या था, सिस्टम 25 सिस्टम को एक सीपीयू से जोड़ करके रखा था एक साइड में। अब उसमें क्या होता था कि यहाँ पर एक सिस्टम पर आप बैठ जाइए और वहीं से जो बताना है 25 बच्चा को बता दीजिए, यहाँ पर जो आप कीजिएगा वो सब पर होगा। ठीक है, इस तरीके से लगा होता है, जिसे हम लोग नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ऑल दोज अ ड्राइव कैन कोटेशन अ सिंगल पार्टीशन लेयर वॉल्यूम आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्टीशन। कहता है कि जिसे इसमें आप चाहें तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे, आयत, है ना, यानी कि वहां पर बोला जाता है उसका स्पेस बोल सकते हैं आप, है ना, यानी कि उस ड्राइव के स्पेस को अलग अलग सेपरेटली आप बना सकते हैं, जिसे हम लोग ड्राइव के नाम से जानते हैं। यू माइट हैव ड्राइव C, D and E थ्रू योर मल्टीपल पार्टीशन, यानी कि अलग अलग पार्टीशन करके आप ड्राइव को तैयार कर सकते हैं, जैसा CD और E बताया गया है। हैज ओनली अ सिंगल फिजिकल हार्ड डिस्क, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड डिस्क को आप अलग अलग पार्टीशन दे सकते हैं, जैसा किताब में भी लिखा है CDE, और यहां पर भी आप देख रहे हैं CDE। ठीक है, इसके बाद फिर कहता है नेक्स्ट यहां पर है आपके सामने टॉपिक प्राइमरी पार्टीशन। इसी में कहता है प्राइमरी पार्टीशन क्या है, कहता है दिस इज ए ओनली टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। देखो इसी में जो जिस बात को अभी बता रहे थे वही चीज बोल रहा कि इसमें कई तरीका पार्टीशन को किया है, लेकिन तीनों को अलग अलग यहाँ पर बताया है, किसका यूज किसके लिए होगा, इस बात को बोल के गए। वही बात यहाँ पर बोल रहा कि जो प्राइमरी पार्टीशन होता है दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, यानी कि इसे प्राइमरी पार्टीशन के नाम से भी आप सी को जानते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, आप नहीं कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा डायरेक्टली सी ड्राइव में चला जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है यहाँ पर each drive can have as many as 4 primary partition each against a different drive later। कहता है कि उसे भी जब आप बांटते हैं तो इसमें भी स्पेस यानी कि जगह जो होता है उसे भी अलग अलग आप सेपरेटली कर सकते हैं, यानी कि आपके किस तरीके का सॉफ्टवेयर का यूज करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना है, उसे भी आप इसमें जैसे फोल्डर एक ही ड्राइव में फोल्डर अलग अलग करते हैं ना, तो उसी तरीके से इसमें भी रखने का पार्टीशन आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रखना है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को रखना है। नेक्स्ट कहता है एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन में देखिएगा क्या है, एन एडिशनल पार्टीशन दैट कैन बी subdivided into multiple logical drive each assigned a unique drive later।
फिर इसी में कहता है a drive can have only on extend partition, however you can divide this partition into a multiple drive या फिर multiple location भी कहता है इसमें। कहता है एक्सटेंडेड वाले में, एक्सटेंडेड पार्टीशन में क्या होता है, तो इसे खास तरीके से आपके यूज के लिए तैयार किया जाता है। उसमें भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके का डाटा का यूज करेंगे इसमें रखने के लिए। और कहता है दिस इनेबल अ डिस्क टू हैव मोर देन जस्ट द 4 अलॉट प्राइमरी पार्टीशन। कहता है कि इस चीज को भी आप चाहें तो खास तरीके से 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसे इससे भी ज्यादा भाग में बांटा जा सकता है, यानी पार्टीशन किए गए पार्ट को भी आप तोड़ सकते हैं। सिस्टम के अंदर वो फैसिलिटी दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है सिस्टम पार्टीशन। कहता है एंटी प्राइमरी पार्टीशन कंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो फर्स्ट में बताया है उसी को लास्ट में बोल रहा है। प्राइमरी पार्टीशन या फिर सिस्टम पार्टीशन के नाम से जिसे जानते हैं, जिसका काम होता है अपने सिस्टम के लिए पर्सनली फाइल को रखना। इसके बाद है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में जैसे आप एवरीडे बना रहे हैं, जिस भी सिस्टम के ऊपर आप यूज कर रहे हैं, फाइल सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी फाइल को तैयार किए है ना, फाइल को तैयार करने का और सेव करने का अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे पेंटिंग में और वर्ड में दोनों में डिफरेंस दिखता है। अगर आप वर्ड में भी सेव कर रहे हैं तो उसे आप अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, पेंटिंग में भी सेव कर रहे हैं तब अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसी का फाइल सिस्टम यहाँ पर बताया है कि फाइल को किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके से सेव कर सकते हैं, या फाइल बनाने का कंडीशन क्या होता है। बोलता है फाइल सिस्टम में कि फाइल सिस्टम इज द मेथड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग फाइल्स ऑन अ डिस्क। डिस्क बोले या फिर डिस्क ड्राइव बोले, है ना, या फिर डायरेक्टली आप ड्राइव बोले। कहता है फाइल सिस्टम एक मेथड है जो स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग फाइल ऑन अ डिस्क, यानी कि रिट्राइव मतलब होता है डालना और निकालना, उसमें से जो आप फाइल को रखें उसका यूज भी कर सकते हैं और बाहर से किसी फाइल को रख भी सकते हैं। वैसे में कहता है कि ये रिट्राइविंग फाइल टाइप का एक डेटा होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए। इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट टेक्स कमांड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रीड एंड राइट द डिस्क क्लस्टर्स ग्रुप ऑफ सेक्टर। क्लस्टर्स बोला जाता है जैसे समूह होता है ना किसी चीज का, हम लोग बोलते हैं कि आप किस क्लस्टर्स में काम करते हैं, है ना, यानी कि किस ग्रुप में काम करते हैं या किस समूह में काम करते हैं। तो वैसे ही फाइल को सेव करने का एक समूह होता है जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ फाइल क्या है, इस बात को अभी हम बता करके और आपको समझा रहे थे कुछ देर पहले। जैसे अगर आप पेंटिंग में फाइल को सेव करते हैं उसका टाइप्स क्या होगा, क्या पी, पी तो कहीं पर नहीं आता। फॉर्मेट टाइप्स, हाँ हाँ वही। जब आप पेंटिंग में सेव करते हैं ध्यान दीजिएगा, पेंट ब्रश है ना, फॉन्ट में लिखते हैं, तो वहां पर आप देखिए डायरेक्ट जब सेव करते हैं किसी भी फाइल फॉर्मेट को तो पीएनजी में चला जाता है। किसमें? पीएनजी में। लेकिन वहीं पर ऑप्शन भी देता है आपको, जैसे ही आप सेव वाले कमांड पे ऊपर जाइएगा तो सेव एज का बॉक्स खुलता है ना, सेव एज का बॉक्स खुलता है वहां पर, तो आपसे पूछता है, वो डायरेक्टली सेव नहीं करता है किसी चीज को, आपसे पूछेगा, यानी कि इस पर जाकर के जैसे ही रुकते हैं वैसे ही इस साइड में 4-5 ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आप पीएनजी में सेव करना चाहते हैं या फिर बीएमपी में सेव करना चाहते हैं, है ना, तो उसी तरीके से आपको ऑप्शन को चुनना है। लेकिन डायरेक्टली सेव करते हैं तब पीएनजी में चला जाता है। क्लियर है? इसके बाद में इसका टाइप्स आप दूसरे टाइप्स में जाते हैं, जैसे वर्ड में, है ना, जब वर्ड में आप जाते हैं तो वर्ड में अलग फॉर्मेट होता है। आप चाहें तो वहां पर अलग अलग फॉर्मेट, वर्ड के फॉर्मेट से भी अलग फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं। जैसे किसी भी डाटा को वर्ड फॉर्मेट में भेजना रहता है या फिर पीडीएफ में भेजना रहता है, तो उसी के अनुसार ऑर्डर के अनुसार उस चीज को आप
सजाते हैं और उसके बाद उस चीज को सेव करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? किसी भी चीज को अगर आप पिक्चर के रूप में भेज रहे हैं या फिर पीडीएफ के रूप में भेज रहे हैं, है ना, तो दोनों फाइल में डिफरेंस होता है और एक वर्ड फॉर्मेट होता है। डिफरेंस क्या होगा आप देखिएगा कभी भेज करके कि पिक्चर में, पिक्चर बोले तो जेपीजी है ना, या पीएनजी, इस फॉर्मेट में भेजते हैं। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं तो उसमें फाइल आपका टूटता है, ठीक है, यानी कि जो बीच का रास्ता है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का, जो बीच के रास्ता है उसमें भेजे गए फाइल को ट्रांसफर करने के दौरान वो फाइल का एमबी कम कर देता है, ठीक है। कम होने के वजह से वो फाइल टूट जाता है। जैसे आपको डॉट का बात बताया था, है ना, छोटे डॉट से बनाते हैं, कम डॉट से बनाते हैं तो पिक्चर फटता है, ज्यादा डॉट का यूज करते हैं तब पिक्चर का क्वालिटी हाई होता है, बेहतर रहता है। वैसे ही आप इस चीज को भेजिए और इस चीज को भेजिए, दोनों में अंतर क्या देखिएगा कि पीडीएफ में भेजा गया फाइल बिल्कुल जिस तरीके से आप भेजते हैं उसी तरीके से दूसरे के पास जाता है। इसलिए क्यों जाता है, कारण क्या? जब आप किसी भी फोटो को लेकर के भेजते हैं तो दूसरे के पास जाएगा तो वो जेपीजी या फिर पीएनजी में रहता है ना, लेकिन आपको पीडीएफ को भेजने के लिए दूसरे के पास जब भेजते हैं तो उसको रीड करने के लिए भी उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आपके पास है तो आपको रीड करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, जिसे पीडीएफ रीडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब तक आप पीडीएफ रीडर यूज नहीं कीजिएगा तब तक वो खुलेगा नहीं। तो ये फाइल तो गया आपके पास, अगर इसका क्वालिटी लो भी होता है जाने के दौरान इसका भी कम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसका क्वालिटी वो सॉफ्टवेयर जिसे पीडीएफ के नाम से, पीडीएफ रीडर के नाम से जानते हैं, वो उसका क्वालिटी को बढ़ा देता है ना। जैसे आप किसी पिक्चर को, किसी मूवी को देखना चाहें तो एमएक्स प्लेयर के ऊपर देखिए, देखें एमएक्स प्लेयर, और एक सिंपल व्यूअर जैसे और अलग अलग तरीके का प्लेयर आता है ना, उसके ऊपर में देखिए, दोनों में आसमान जमीन का फर्क मिलेगा। यानी कि लो क्वालिटी का भी पिक्चर आपके पिक्चर के क्वालिटी को हाई कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें है कि आप जिस पिक्चर को भेजे हैं, अगर पीडीएफ में भेजा गया पिक्चर हो और उसे पीडीएफ में देख रहे हैं तो उसका क्वालिटी हाई कर देता है, जिसके कारण से आपको पता नहीं चल पाता है कि अगला आदमी जो भेजा है वो आने में फाइल टूटा है या नहीं टूटा है। लेकिन इस चीज को देखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का होना जरूरी नहीं, डायरेक्टली आया उसके ऊपर टच कीजिए खुल जाएगा, है ना। वर्ड क्या होता है? क्या वर्ड फाइल का होता है बीएमपी, देखना पड़ेगा, इसका याद नहीं। एक्सेल का होता है ईएक्सी और वर्ड का होता है, मुंह पे नहीं आ रहा, बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए और भी पॉइंट बताया है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है द फाइल सिस्टम मैनेज अ फोल्डर डायरेक्टली अ स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड एन इंडेक्स टू द फाइल्स। कहता है कि इसमें अलग अलग फोल्डर को सेपरेटली करके आप किसी भी फाइल को रख सकते हैं। यानी कि इंडेक्स मतलब होता है अनुक्रमिक, यानी कि जिस जगह में आप रखना चाहते हैं उस जगह को कॉलम वाइज या रो वाइज सजाना, है ना। इंडेक्सिंग करने का मतलब है कि सजा करके किसी फाइल को रखना। जब आप किसी फोल्डर में रखते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली सज जाता है। जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर रखे गए फाइल या फोल्डर, स्क्रीन के ऊपर रखा गया फाइल और फोल्डर अगर आपको सजाने का जरूरी पड़ जाए, है ना, इसमें देखिएगा कि जो आइकन रहता है वो अटपटा टाइप से दिखेगा, लेकिन जो फाइल में कोई चीज रखा होता है वो सीरियली रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पहले जो ए से शुरू रहेगा, ए से जो सेव कीजिएगा, है ना, अरमान हो गया या फिर आरिफ हो गया, है ना, इस तरीके से नाम आपको ऊपर मिलेगा। फिर बी से शुरू होगा वो रहेगा, सी से शुरू होगा
वो रहेगा। लेकिन डेस्कटॉप पर क्या होता है कि आप बी से सेव कीजिए या डी से सेव कीजिए, जहां करते हैं सीरियली चलते आ जाता है। लेकिन इसको भी सजाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा, है ना, माउस के दाहिने बटन को, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा शॉर्ट एज। ठीक है, शॉर्ट एज पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहां पर 3-4 ऑप्शन खुल जाएगा। अब कि ये 3-4 जो ऑप्शन खुलेगा उसमें ऑप्शन क्या होगा, तो वो आपसे पूछता है कि जो डेस्कटॉप के ऊपर रखा गया फाइल है उसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, यानी कि उसे नेम वाइज देखना चाहते हैं अल्फाबेटिकल, या फिर साइज के अनुसार देखना चाहते हैं। अगर आप नेम वाइज देखेंगे, अल्फाबेटिकल देखेंगे, साइज के अनुसार देखेंगे तो फाइल को उसी अनुसार से सजा देता है। फाइल में है क्या, तो 2 से 3 कंडीशन मिलता है। पहला तो उसका नाम मिलेगा, ठीक है, दूसरा उसका वेट मिलेगा, और तीसरा उसका टाइप्स मिलेगा। ठीक है, तो फाइल को अगर आप नेम वाइज करते हैं तो पहले जो ए नाम का फोल्डर या फाइल आप बनाए हैं, जो आइकन दिख रहा है उसको रखेगा। यहां पर ए नाम से अगर 3 है 4 है, इस तरीके से सजा दिया। फिर जो बी आता है बी को सजाता है ना, उसी अनुसार से वेट है, अगर वेट वाइज आप करेंगे तो उस फाइल का वेट देखेगा, वो अल्फाबेट कुछ नहीं फिर देखेगा, है ना। जो इसका कम वेट होगा उसको पहले रखता है। कंप्यूटर में ये फैसिलिटी है कि जिसका वेट छोटा होगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है ना। जैसे आप जाइए कहीं पर तो जेंट्स और लेडीज में लाइन में खड़े हैं तो वहां पर लेडीज को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि भीड़ में भी चलो भाई इसको निकाल दो कर, यहाँ पर से जो भी काम है वो करके। उसी ढंग से कंप्यूटर को भी बनाया गया, वहां पर पहले प्राथमिकता देकर के और फाइल को सजा देता है। क्लियर है, और बहुत सब पॉइंट इसमें लिखा है। उसके बाद फिर चलते हैं इनपुट डिवाइस, कुछ फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया हुआ, कहता है देयर आर न्यूमरस फाइल सिस्टम इन यूज। फॉर एग्जांपल, कहता है कि जैसे अलग अलग फाइल का आप यूज करते हैं, कुछ इसका एग्जांपल दिया गया है, फुल फॉर्म को कल लिखा देंगे। जैसे में फाइल 32 है, NTFS है, उसके बाद विंडोज फाइल सिस्टम है, HFS है, लाइनक्स, जिसमें से कुछ ऐसा है नाम जो आपको प्रेजेंट में उसका यूज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्लोज कर चुका है या फिर उसका यूज नहीं किया जा रहा, तो फ्यू ढंग से यानी कि छोटे तरीके से कर रहा है लोग। जैसे अभी भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस पर काम करना काफी कठिन होता है। जैसे हम लोग अभी अपने सॉफ्टवेयर जैसे पेंटिंग, वर्ड, एक्सेल के ऊपर काम करते हैं ना, तो इसमें कोई फार्मूला का जरूरी है, फार्मूला का जरूरी नहीं है वर्ड के ऊपर, लेकिन जैसे ही आप एक्सेल पर जाते हैं तो वहां पर थोड़ा थोड़ा फार्मूला स्टार्ट हो जाता है और लास्ट करते करते कभी काफी बड़े बड़े फार्मूला का यूज होता है। तो एक्सेल पर काम करने के लिए जैसे आपको फार्मूला का होना जरूरी है, कुछ काम ऐसा है कि विदाउट फार्मूला भी करते हैं, लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए आपको कंप्लीटली फार्मूला के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन भी लिखना है, अंडरलाइन भी देना है, तो उसका फार्मूला, विदाउट फार्मूला कुछ नहीं होता। इसलिए किए गए कोडिंग के ऊपर उसका कोडिंग किया गया फाइल काफी मजबूत होता है। इसका यूज काफी कम करते हैं लोग, खास तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं किसी किसी जगह पर। और इसमें एक फैसिलिटी और भी क्या है लाइनक्स में, कि आप चाहें तो अगर जैसे कोई काम को किया जा रहा है ना, हम इधर से जाकर के सलाह दे देते हैं कि इसको आप ऐसे कीजिए ज्यादा अच्छा होगा, बोलते हैं ना। देखते हैं आपके सामने कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप कहते हैं आप ऐसा मत करो, इसको इस तरीके से करो ताकि आगे इसमें कोई खराबी ना पहुंचे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि इसके ऊपर आप सलाह भी दे सकते हैं, यानी कि आपको लगता है कि इस काम को हम कर रहे हैं, इसे और आसानी से इस तरीका से किया जाए, तो आप अपने तरीके से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि अगला यूजर के लिए भी आसान हो। लेकिन अभी प्रेजेंट में जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई चेंजिंग आपके द्वारा नहीं किया जाएगा।
जो उसमें कर दिया गया है वो परमानेंटली उसी के ऊपर आपको काम करना है। जैसे कल एग्जांपल में आप लोग देख रहे थे, है ना, क्या देख रहे थे कि इसको राउंडेड शेप में देना है। बिहार बोर्ड लिखा हुआ था, क्या बोर्ड लिखा हुआ था, मगध यूनिवर्सिटी, है ना, मगध यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था। इस तरीके से राउंड शेप में हम लोग ओल्ड वर्जन में जाकर के इस चीज को कर रहे थे। नए वर्जन में इसका फैसिलिटी नहीं दिया है, लेकिन वहां पर इस चीज को कर दिया है कि आप चाहें तो उस वर्जन में जा करके भी इसका यूज कर सकते हैं, इतना रखा है ना, लेकिन कंप्लीटली तौर से उसे फॉर्मेटिंग करने का, वहां पर डिजाइन करने का फैसिलिटी नहीं दिया है। जब तक आप सेव एज नहीं कीजिएगा, पुराने वर्जन में जाइएगा नहीं। कहां से था, 97 से ना 2003 तक, यानी कि इस काम को 97 से 2003 के बीच में किया जाता था। लेकिन इसके बाद जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उस चीज को वहां से हटा दिया गया। अब हटाने के पीछे कारण है कि लोग जैसे किसी चीज को हटाने के बाद लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप चेंजिंग किए तो मार्केट में यूजर उसको लाइक ही करे। जैसे विंडोज 10 है ना, विंडोज 10 को जब लाया गया, विंडोज 8.2 को या फिर 8 को लाया गया, तो मार्केट में आने के बाद लोग डिसलाइक किया। अभी किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाकर के देखिएगा तो ज्यादातर 2007 का यूज कर रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, और एमएस ऑफिस भी इसी का रखे हुए रहता है, इसलिए कि इस पर काम करना काफी इजी होता है। किसी भी चीज को आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से किसी फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। लेकिन 10 के बाद जो बढ़ा है उसके बाद इसको भी ब्लॉक कर दिया। अब पुराना यूजर जो है पहले से यूज कर रहा, उसका हाथ बैठा हुआ है तो इसी को चला रहा है ना। ज्यादातर देखिएगा लोग इधर 2007 का यूज कर रहा, लेकिन जब 10 से पार किया, 10 वाले नए वर्जन को जब लाया मार्केट में, तो उसमें फैसिलिटी कुछ जोड़ दिया। फैसिलिटी क्या जोड़ा, जैसे 2007 वाले में अगर आप जा करके देखते हैं तो एक काम कर रहे थे आप फॉर्मेटिंग करने का, जो कल से पहले वाले काम में देखने को मिल रहा था। यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन दिख रहा था ना, इस डिजाइन को आप 2007 पर कीजिएगा तब नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। अब इसको बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, चाहे तो आप फोटोशॉप में जाइए या फिर कोरल ड्रा में जाइए, उससे पहले कोई गुजारा नहीं है। लेकिन नया वर्जन जो लाया है 2010 के बाद वाला, तो उसमें ऐड कर दिया है इसका फैसिलिटी। वो फैसिलिटी कौन सा है, एडिट पॉइंट। किसी भी चीज को आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद में ये ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद में अगर आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज एडिट कर सकते हैं। उसमें पॉइंट देखता है, इसीलिए यहाँ पर एडिट पॉइंट बोलता है ना। तो ये सब फैसिलिटी है। फिलहाल उस चीज को अभी मार्केट में जो लाया गया है 2007 के बाद वाला जो है 10 है 12 है, उसको लोग लाइक कर रहा। अब ज्यादातर सॉफ्टवेयर नए तरीके से जो मार्केट में आ रहा उसी का यूज कर रहा, लेकिन बीच में उसे क्लोज कर दिया गया था 2003 को, 2007 को, इसलिए फैसिलिटी फुल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ज्यादातर अब क्या होता है कि अगर आप नए तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो उसमें पुराने वर्जन को भी यूज कर सकते हैं। जितना पीछे का वर्जन हुआ है, यानी कि लाइनक्स इंडेक्स को छोड़ करके आप पुराने वर्जन को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना पुराना वर्जन, तो इसके बाद भी नीचे और दिख रहा था, इसके नीचे भी दिख रहा होगा आपको, है ना, और भी बहुत सा फॉर्मेट था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइम भी हो गया है। एक पॉइंट और देखेंगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में आपको समझाना नहीं, आप जान रहे हैं खास तरीके से, लेकिन इसमें क्या लिखता है देखिए। इसके अनुसार कहता है डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस। यानी कि कहने का मतलब है इनपुट डिवाइस उसे बोलते हैं जिसमें डाटा को, डाटा क्या होता है, डाटा किसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स को। अगर हम यहाँ पर पेंट लिखे हैं, वर्ड के ऊपर पेंट लिखे है ना, जिसे हम लोग एक डाटा के नाम से जानते हैं। किसी फाइल को तैयार करना, किसी लेटर को तैयार करना, किसी वर्ड को लिखना,
या फिर किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को कंप्लीट करना कंप्यूटर के ऊपर, वो एक डाटा कहलाता है। वही यहाँ पर बता रहा कि किसी भी डाटा को आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से इंटर कर सकते हैं। इसके बाद कहता है नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर कि एन इनपुट डिवाइस कन्वर्ट इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ सुटेबल बाइनरी फॉर्म। कहता है कि जब आप किसी भी डाटा को इंटर करते हैं, कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, तो उसको सेव करने का उसका एक अपना पर्सनल क्वालिटी होता है, जिसे वो बाइनरी सिस्टम में सेव करता है। उस चीज को बाइनरी सिस्टम में सेव करके रखता है, जिसे बाइनरी फॉर्म या बाइनरी फॉर्मेट के नाम से हम लोग जानते हैं। विच इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। जो कहता है कि जब आप किसी भी सिस्टम के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करवा रहे हैं, तो वो कौन सा मेमोरी में जाता है, प्रेजेंट या परमानेंट में? प्रेजेंट में जाता है। जब तक उस चीज को आप सेव, जब तक आप सेव नहीं कर देते हैं उस चीज को कंप्लीटली तौर से उठा करके रख नहीं देते हैं दूसरे जगह पर, तब तक वो प्रेजेंट मेमोरी में रहता है। जैसे ही आप वहां से हटाते हैं, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। लेकिन जब आप इनपुट कर रहे हैं, जैसे ही डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहले वो मेन मेमोरी में ही जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद छोटा छोटा पॉइंट है कीबोर्ड स्टैंडर्ड टाइप ऑफ राइटर्स की, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा रुको, लोग को चलाने दो। Thank you.